अध्याय 65। पहले राक्षस का शिकार। कुछ बेतरतीब उतार चढ़ाव के साथ उसने पहले ही अपने और अन्य प्रतिभागियों के बीच काफी दूरी बना ली थी। जेड अपने बैकपैक को खोलकर उसने उसमें से अपना रैपियर निकाला और उसे अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया, जबकि उसने बैग को अपनी पीठ पर सुरक्षित रूप से बांध लिया। पहले मुझे वार्म अप करना चाहिए। उसने सबसे पहले एक दानव और उसकी क्षमताओं से अभ्यस्त होने का निर्णय लिया। वह निश्चित नहीं था कि उसका सामना किन राक्षसों से हो सकता है और उनकी क्षमताएं क्या होंगी, लेकिन एक बात के बारे में वह निश्चित था कि वे सभी कमजोर थे। वे सभी एक छोटे स्तर के राक्षस से कमजोर थे। एक राक्षस से लड़ने से उसे अपनी वर्तमान स्थिति का एहसास करने में भी मदद मिलेगी। वह राक्षसों को कितनी अच्छी तरह से संभाल सकता है और उसकी वर्तमान शक्ति का स्तर क्या था। इससे उसे ये भी सामान्य जानकारी मिलेगी कि नादिया की मदद के बिना वह अपने दम पर रैंक 1 तक पहुंचने से कितना दूर था। वह आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। एक बार जब उसे उसकी विशिष्ट प्रतिभा प्राप्त हो गई, तो उसे ऐसी चीजों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी और वह अपनी प्रगति की गति भी प्राप्त कर सकेगा। रेपियर के हैंडल को कसकर पकड़कर वह दबे कदमों से आगे बढ़ा। यदि वह किसी शक्तिशाली राक्षस का शीघ्र शिकार करने में असमर्थ हो तो उसे रहने के लिए भी जगह की आवश्यकता होगी। और भोजन का तो जिक्र ही नहीं, वह एक दिन भी भोजन के बिना जीवित रह सकता था, लेकिन पानी एक जरूरी चीज थी। वह प्यास या भूख के कारण लड़ते समय विचलित नहीं होना चाहता था। दानव सील करने वाला ताबीज उसकी आंतरिक जेब में सुरक्षित था। सरसराहट। जैसे ही वह एक राक्षस की तलाश कर रहा था, उसकी इंद्रियों ने दूर से एक सरसराहट की आवाज सुनी। वह धीरे धीरे उन झाड़ियों की ओर चला जहां से आवाज आ रही थी, और उसकी नजर तेजी से आती एक छाया पर पड़ी। छाया तेज थी और उसकी ओर दौड़ी। ये शत्रुता और जानलेवा इरादे से भरा था। बजना। ओलिवर समझदार और तेज था। उसने अंतिम क्षण में प्रतिक्रिया व्यक्त की और छाया से हमले को रोकने के लिए रेपियर के लंबे शरीर का उपयोग किया। वह जल्दी से किनारे की ओर भाग गया और सुरक्षा के लिए उनके बीच कुछ दूरी बना ली। उसने छायादार आकृति को देखा। सूरज की रोशनी ने धीरे धीरे अपनी विशेषताओं को प्रकट किया। एक तेज चीख खाई में गूंज उठी, जिससे ओलिवर के कानों को चोट पहुंची। अचानक उसने एक छोटे से डरावने जीव को अपनी ओर आते देखा। उसकी आंखें क्रोधित थीं और उसने एक और जोर से रोना शुरू कर दिया। इसका सिर बहुत सारे नुकीले कांटों से ढका हुआ था और इसका शरीर अजीब कवच के साथ सख्त दिखता था। इसके 6 पैर थे और एक नुकीली लंबी पूंछ थी जिससे कोई मोटी चीज टपकती थी। इसकी पीठ पर चमकती हड्डियों और आग की लपटों से बने विशाल पंख फैले हुए हैं। जीव हर पल डरावना होता जा रहा था। 2 क्रोधित आंखों ने उसे राक्षसी पागलपन से देखा। उसके विशाल सिर पर हर जगह चोट के निशान थे। फूली हुई नाक के भीतर स्थित प्राणी के टेढ़े मेढ़े नथुनों से एक घरघराती सांस निकल रही थी। करीब से देखने पर उसने देखा कि दानव की त्वचा सुस्त दिखने वाले तराजू से ढकी हुई थी, शायद रक्षा के लिए एक प्रकार के कवच के रूप में काम कर रही थी। प्राणी उसके करीब आ गया। इसके 6 पैर इसके दुष्ट शरीर को ढो रहे हैं। ओलिवर सतर्क रहा, विशेष रूप से उसके पीछे घूमती ब्लेड जैसी पूंछ को लेकर। डंक की नोक से टपकता गाढ़ा तरल पदार्थ निश्चित रूप से उसके लिए जहरीला था। एक पल के लिए अपनी यादों को टटोलते हुए वह राक्षस को आसानी से पहचानने में सक्षम हो गया। उसने इस जंगल में आने से पहले ठीक से अध्ययन किया था। राक्षस को मालागाथोर कहा जाता था और जैसा कि उसकी आंखों से पता चलता है, उसका झुकाव अग्नि तत्व की ओर अधिक था। राक्षस अक्सर कमजोर शिकार को मारने से पहले उसे सम्मोहित करने के साधन के रूप में अपनी पूंछ का उपयोग करता है। बजना। राक्षस की ओर से एक और हमला, लेकिन वह उसे रोकने में सक्षम था। राक्षस की ताकत बहुत बुरी नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि वह अधिक मजबूत है। एक कदम आगे बढ़ाते हुए वह सीधे राक्षस के पास पहुंचा, जिसने मानव की ओर दौड़ने के जवाब में हमला किया। स्विश। बजना। हालांकि आखिरी क्षण में जब राक्षस की जहर से भरी हुई तेज पूंछ उससे मिलने वाली थी, तो उसने उसे रोकने के लिए रेपियर के शरीर का उपयोग किया और राक्षस के दाईं ओर कूद गया, उसे बिना सुरक्षा के पकड़ लिया। एक पल भी बर्बाद किए बिना
उसने रेपियर की तेज नोक को काफी ताकत से मारा, राक्षस की आंखों को भेदते हुए। चीख! दानव पीड़ा और दर्द से कराह उठा और तेजी से कुछ कदम पीछे हट गया, जिससे ओलिवर आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा था कि सिर में छेद करने के बाद राक्षस का अंत हो गया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह अभी भी जीवित था और पैर हिला रहा था। आंखों में छेद करने के बाद भी दानव खुद को बनाए रखने में सक्षम था। ऐसा लगता है कि मुझे खोपड़ी पर और गहरा प्रहार करना होगा। जिस क्षण उसने प्राणी को छेदा था, उसी क्षण से उसे घृणा की भावना महसूस हो रही थी। अपने पिछले जीवन में भी उसने छिपकलियों के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया था और इतने बड़े और घृणित राक्षस को देखकर उसे घृणा होने लगी। फाड़ने और छेदने पर मांस के मथने की आवाजें दुखदाई थीं। उसका राक्षस के निचले शरीर पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। इसके शरीर पर बख्तरबंद तराजू कठिन थे और इन्हें तोड़ना कठिन था। इससे उसके महंगे रेपियर को भी नुकसान हो सकता था, इसलिए वह केवल खोपड़ी को निशाना बना रहा था। स्विश! राक्षस को ठीक होने और स्थिर होने के लिए बहुत अधिक समय नहीं देना चाहता था। उसने नादिया से अपनी यादों में उकेरी गई रेपियर की विभिन्न शैलियों की नकल करते हुए लगातार हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। स्वाभाविक रूप से दानव उत्तेजित हो गया क्योंकि उसे ओलिवर के सामने अपनी असहायता का एहसास हुआ। जैसे ही दानव की आंखें खून से लाल हो गईं, शरीर की थकी हुई स्थिति की परवाह किए बिना दुश्मन के प्रति अधिक आक्रामकता का विकल्प चुनने से उसकी प्रवृत्ति उन्माद में बदल गई। ओलिवर मुस्कुराया। उसने यही अपेक्षा की थी। जब घिर जाते हैं तो नासमझ राक्षस आक्रामक हो जाते हैं और फिर भी हमला करते हैं। जैसे जैसे वह पूंछ के तेज हमलों से बचता गया, जिसका उद्देश्य उसके अंगों को काटना था, उसने अधिक से अधिक खुले क्षेत्रों को देखना शुरू कर दिया, जहां से दानव असुरक्षित था। बजना! जैसे ही उसने अपना शरीर मोड़ा, उसकी पूंछ रेपियर के चमकदार शरीर से टकरा गई और क्रूर राक्षस की ओर फिसल गई। राक्षस की भ्रमित स्थिति का उपयोग करते हुए उसने रेपियर को ऊपर की ओर इशारा किया और काफी बल का प्रयोग करते हुए उसके ठीक ऊपर राक्षस की खोपड़ी को भयानक तरीके से छेद दिया। गड़गड़ाहट, घरघराहट। राक्षस ने इस दुनिया में अपनी अंतिम सांस लेते हुए एक धीमी और दर्दनाक कराह निकाली और उसका शरीर एक तरफ गिर गया। गड़गड़ाहट। ओलिवर जल्दी से उठा और कुछ दूरी बना ली। ओह! उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया और खुद को घृणा से उल्टी करने से रोका। वह बहुत घृणित था। गंध, अस्वच्छ वातावरण, राक्षस की विकृत अंतःकरण और गहरे रंग का खून। अचानक इस पीड़ा का अनुभव करना उसके मस्तिष्क के लिए थोड़ा अधिक था, जो अपने कबीले में आराम की साफ सफाई और स्वच्छता का आदी था। जब उसने अंततः राक्षस की लाश को देखा तो उसे खुद को मानसिक रूप से स्थिर करने में एक पल लगा। अब उसे यह सोचना था कि उसे इससे कैसे निपटना चाहिए। कहानी खत्म। अलविदा।